हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्ली क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन आपका बहुत नज़दीक है और हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऐसे सेशंस लेके आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला, और उसी कड़ी में ये पर्टिकुलर सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम सारे इन्वायरमेंटल समिट्स कन्वेंशंस एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। तो आपका जो पेपर वन है, पेपर वन का यूनिट 9 का ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक पार्ट है। और हम सभी जो हमारे कन्वेंशंस हैं, जो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं या समिट्स हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं जितने इम्पोर्टेंट हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट जाता है और आप लोगों से बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट होता है कि काइंडली वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पर्टिकुलर सेशंस जो अभी आ रहे हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको कैसे लग रहा है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड समिट्स, है ना। और शॉर्ट रखने का कोशिश किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाते हुए चलूंगा और आगे चल के ये बहुत शॉर्ट करते हुए अब चलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको बड़े बड़े क्लासेस में दूँ, है ना। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये 1972 में आया था। पर्यावरण पर ये पहला वैश्विक सम्मेलन था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विच इज द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, तो इट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है, ये पहला पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन था। विश्व स्तर पर ये एक सम्मेलन हुआ था, है ना। मानव विकास और पर्यावरण को इसने जोड़ा था कि भाई कैसे हम एनवायरनमेंट को और ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक करके देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। और इसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी, है ना, ये पर्टिकुलर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इसको इसका नींव रखा गया, ये क्रिएट हुआ, इसकी स्थापना हुई, है ना। इसका थीम अगर आपसे पूछ दे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है, तो ये हो जाएगा ओनली वन अर्थ, है ना। सिर्फ एक ही पृथ्वी हमारे पास है, हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है, हमारे पास एक ही प्लेनेट है, इसको बचा के रखना है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, एजुकेशन प्रोग्राम मैंने बोल दिया था, एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है 1972 में ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही इसकी पहल की गई थी। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाइरोबी। नाइरोबी कहाँ पे है? केनिया में है ना। तो याद रखेंगे कि नाइरोबी में इसका हेडक्वार्टर है ना। अच्छा, ये यूएन का एपेक्स बॉडी है, ये तो आपको पता चल गया। साथ ही साथ ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको हम कहते हैं जीईओ। जीईओ रिपोर्ट ये जारी करता है। ये जीईओ रिपोर्ट क्या होता है? तो ये इसको हम कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये पूरे वैश्विक स्तर पर क्या पर्यावरण में चल रहा है उसके बारे में बताता है ना। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जो है, जीईओ ये पब्लिश करता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को ये लिंक करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि पूरे विश्व में अलग-अलग जहाँ-जहाँ एनवायरनमेंट के प्रति जो भी जागरूकता अभियान या जो भी चल रहे हैं, उनको लिंक करने का इसका काम है। अब आ जाता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेटलैंड्स पे यानी आर्द्र भूमि पर ये पहला एक सम्मेलन हुआ था रामसर में। रामसर कहाँ पे है? ईरान। ईरान का एक जगह है रामसर, वहाँ पर 1971 में 1971 में हुआ था। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है रामसर कन्वेंशन, क्योंकि रामसर साइट्स जो है ना, वो बहुत सारे इंडिया में रिकॉग्नाइज हुए हैं। अभी दिसंबर 2025 में ही 2 रामसर साइट्स और ऐड हुए हैं, +2 हो गया है। और टोटल रामसर साइट्स हमारे यहाँ यानी भारत में 96 हो गए हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया, तो 96। 2 एडिशन हुए हैं। एक एडिशन हुआ है आपका राजस्थान से और एक एडिशन आपका हुआ है छत्तीसगढ़ से। ये भी याद रखेंगे, है ना? ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? तो रामसर कन्वेंशन में क्या हुआ कि ये जो हमारा सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों का संरक्षण, यानी कि जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं, उनको हम सबसे पहले तो उनकी पहचान करें और उनके संरक्षण के लिए काम करें। रामसर नाम का जगह ईरान में है, वहीं से। और ये रामसर साइट्स जो हैं बहुत सारे भारत में भी हैं, 96 टोटल हैं। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूके यूके के पास रामसर साइट्स, याद रखेंगे। भारत का पहला रामसर साइट अगर आपसे पूछे तो वो है चिलिका लेक, याद रखेंगे, चिलिका लेक। और इसके अलावा भारत का सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा जो रिसेंट में एडिशन हुआ है
उसमें आपका एक राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में ये एडिशन हुआ है। छत्तीसगढ़ वाला जो एडिशन हुआ है इसमें वल्चर्स के लिए यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए वो प्लेस बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और जो राजस्थान में हुआ है एडिशन वो है मैन मेड लेक, मानव निर्मित एक झील है और उसको ऐड किया गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो राजस्थान में पाया गया है रामसर साइट जो जिसको रिकॉग्नाइज किया गया उसका क्या नाम है, और जो छत्तीसगढ़ में रिकॉग्नाइज किया गया उसका क्या नाम है। ये दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है ना बिल्कुल पुख्ता हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ 1972 में। यूनेस्को का कन्वेंशन था प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए। जो नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यूनेस्को द्वारा मैनेज किया गया यूनेस्को कन्वेंशन जो है ये आया। अब आप कहेंगे सर ये यूनेस्को कन्वेंशन क्या है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में तो उनकी बहुत वैल्यू है ना? उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसको मैनेज करना अपने आप में टास्क है। तो यूनेस्को ने ये कन्वेंशन करके कहा कि भाई ऐसे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को हमें पहचान करना और उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है CITES साइट्स 1973 में हुआ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पौधों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना को उनके ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है कि भाई ऐसे पशु या जो पौधे हैं जिनकी प्रजातियां अब विलुप्त होने के कगार पे और उनका अगर ट्रेडिंग उनका व्यापार चल रहा है तो उसको कैसे नियंत्रण करना है और एंडेंजर्ड स्पीसीज के शिकार को कैसे रोकना है, इन सब के बारे में CITES साइट्स है। अपेंडिक्स 1, 2, 3 ये जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, है ना, याद रखेंगे। चलिए ये हो गया साइट्स। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा एंड मोस्ट एंडेंजर्ड है ना, मोस्ट एंडेंजर्ड उसका कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है, नो ट्रेड। टाइगर है ना, वन हॉर्न राइनो है, एक सिंग वाला जो राइनो होता है, टाइगर है, बाघ, इनका ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वियना कन्वेंशन 1985 में ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन आया था। और ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन आपको याद ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया 1987 में, लेकिन उससे पहले वियना कन्वेंशन हुआ था। इसने ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार किया, है ना। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे कि ये बाइंडिंग टारगेट नहीं देता था। इसमें कोई भी बाध्यकारी लक्ष्य या बाइंडिंग टारगेट नहीं दिया गया कि अगर आप नहीं फॉलो करेंगे एज अ कंट्री तो आपके ऊपर ये आपको दंड देना पड़ेगा या उसके एवज में आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी टारगेट या बाइंडिंग टारगेट नहीं दिया गया। एक ये जो है ना, खुद से कंट्रीज जो है वो स्वतंत्र थी अपने डिसीजन लेने के लिए, उनको फॉलो करना है नहीं करना। अगर फॉलो कर रहे हैं तो बाइंडेड नहीं थे। ये था वियना कन्वेंशन। इसके बाद ही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ, एक चीज याद रखेंगे कि ये अभी तक का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है इसको। इसके इस प्रोटोकॉल के आने के बाद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आने के बाद 1987 में बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कमी देखी गई और ओजोन का जो परत है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल था। ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करने के लिए सबसे सफल पर्यावरण समझौता था। इसके अलावा एक इसका अमेंडमेंट होता है जिसको हम कहते हैं किगाली अमेंडमेंट। इससे भी कई बार प्रश्न पूछ दिया है आपसे नेट में। किगाली अमेंडमेंट जो है तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी ऐड कर दिया गया था, याद रखेंगे। तो ये किगाली अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ सुधार कर कुछ एडिशन किया गया, है ना। ये पहला ट्रीटी था जिसका यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हुआ। ये भी याद रखेंगे कि पूरे विश्व भर में जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी ने इसको रेटिफाई किया, मतलब इसको पालन किया स्वेच्छा से। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे CFC, जैसे हेलोन्स, HALONS, इन सब को कंट्रोल करने के बारे में था। इसके बाद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट समिट आ जाता है रियो अर्थ समिट, है ना। रियो अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसको हम कहते हैं, 1992 में आया था। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सफल नहीं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एक कन्वेंशन से, इस एक समिट से जो है
इस एक शिखर सम्मेलन से बहुत सारे अलग-अलग इसके आउटकम हुए, बहुत सारे अलग-अलग डिसीजंस लिए गए। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका ऑफिशियल नेम था, है ना? याद रखेंगे। और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा रखी, इंट्रोड्यूस किया, है ना? हमारे पास एक ही पृथ्वी है, इसको बचा के रखना है। यूएनसीईडी इसका ऑफिशियल नेम है। और इसके अलावा 3 मेजर जो इसके आउटकम निकले वो है, पहला एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसी के अंदर से निकला। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी इसी के अंदर से आया। और यूएनएफसीसीसी, है ना, क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए जो है। और आपका एक ये भी इसका रिजल्ट में निकला है, रियो अर्थ समिट से ही निकला है ना, याद रखेंगे। तो ये सभी इसके आउटकम्स हैं रियो अर्थ समिट के। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सीबीडी देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जो है, इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे या उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य क्या क्या थे? इसका पहला उद्देश्य था कंजर्वेशन। इसका दूसरा उद्देश्य था सस्टेनेबल यूज, यानी सतत रूप से प्रयोग करना जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं। और इसका तीसरा था फेयर बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि मान लीजिए कि कोई लोकल कम्युनिटी है, उनके आसपास से चीज़ों को आप ले जा रहे हैं तो उन उसका शेयर उनको भी मिलना चाहिए, है ना? तो कुल मिला के ये जस्टिस के बारे में था, है ना? जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों का साझा वितरण, ये है सीबीडी 1992 में आया था। लेकिन याद रखेंगे कि कई बार ये पूछा भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो अमेरिका ने कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी साइन करने से मना कर दिया था, है ना? इसने साइन नहीं किया था, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साइन नहीं किया था सीबीडी। अब आ जाता है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। ये भी रियो अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, वो भी मैं आपको बताना भूल गया था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर ये समिट हुआ था, है ना? और उसी से ये निकला यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया गया यूएनएफसीसीसी। और देखिए, यही जो है न्यू बना या बेसिस बना आने वाले 2 इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस या एग्रीमेंट के लिए। पहला था क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा, और एक आपने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट का नाम। तो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ, इन दोनों के बेसिस के रूप में ये यूएनएफसीसीसी ने काम किया था। यानी इसी के आधार पर इन दोनों प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट को किया गया। जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और भूलना नहीं चाहिए कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इसने बात किया था, सीबीडीआर। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि देखिए, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जलवायु परिवर्तन होने से रोकना है, हमें क्लाइमेट चेंज होने से रोकना है। लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं और अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना, वो अभी इस कड़ी में हैं। तो अभी वो लोग बहुत ज्ञान दे देते हैं कि ये कंट्रीज, चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज, बहुत पॉल्यूशन करते हैं। लेकिन उनको खुद भी देख लेना चाहिए कि उन्होंने कितने दशकों तक पॉल्यूशन करके और अपने आप को डेवलप किया है। तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम डेवलप हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी अलग है ना? तुम्हें हेल्प करना होगा डेवलपिंग कंट्रीज को कि कैसे वो अपने कामों को बहुत एफिशिएंट, बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाएंगी कि कम से कम पॉल्यूशन हो, है ना? तो ये सीबीडीआर के बारे में बात होता है यूएनएफसीसीसी में। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया और इसने विकसित देशों के लिए, याद रखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जैसे आपका यूएसए है, जैसे जापान है, ऐसे कंट्रीज के लिए जो है ना, वो बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स दिए। बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी, कानूनी रूप से बाध्यकारी, कि अगर आप ये लक्ष्य नहीं पूरा करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो ऐसे एमिशन टारगेट्स दिए जो बाइंडिंग थे, और इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने मना कर दिया इसको साइन करने से, या साइन करने के बाद भी पीछे हट गए कई बार। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल था, 1997 में हुआ था, लीगली बाइंडिंग टारगेट्स डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। और इसी के अंदर में सीडीएम, इसके अलावा जेआई और एमिशन ट्रेडिंग जैसे इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट्स आए। एमिशन ट्रेडिंग का मतलब क्या था कि अगर आप उत्सर्जन इस साल कम कर रहे हैं तो आप आपके जो लक्ष्य है उससे अगर कम पे रहते हैं तो उस उतने क्रेडिट को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको दंड नहीं देना होगा, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी। अब इसके बाद अब पेरिस एग्रीमेंट देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें 2 डिग्री से नीचे रखने का इसमें टारगेट था और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1.5 डिग्री, इससे तो ऊपर ना ही जाए। ये तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 डिग्री बताया गया। तो 1.5 डिग्री और बिलो 2 डिग्री तो रखना ही है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना, चूँकि हम इस लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक अब पहुँच रहे हैं और इसीलिए गर्मी आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखते होंगे कि गर्मी के समय पे बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ता है। तो यही पेरिस एग्रीमेंट में बात हुआ था कि भाई सभी कंट्रीज़ को मिल के इस पे काम करना होगा, है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना और एक एनडीसी, नेशनल डिटरमिन्ड टारगेट्स जो है वो उसको रखने के बारे में बात किया गया कि भाई आप जो है वो अपने-अपने अलग-अलग जो है टारगेट्स रखेंगे और उनको आप अपने हिसाब से अचीव करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट में बात किया गया, है ना? न नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, है ना? ये टारगेट्स आप अलग-अलग कंट्रीज़ के अलग-अलग टारगेट्स होते हैं। इसके बाद आता है जोहानिसबर्ग समिट जो 2002 में हुआ था। ये एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो एजेंडा 21 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, उससे जो एजेंडा 21 निकला था, उससे उसको उसकी क्रियान्वयन के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लाया गया था जोहानिसबर्ग समिट। रियो प्लस 20 का मतलब क्या हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में अर्थ समिट हुआ था और इससे 20 साल बाद रियो प्लस 20 हुआ, इसलिए इसको प्लस 20 कहते हैं। 2012 में हुआ था और इसका थीम था हम जो भविष्य चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट, है ना? तो ये इसका थीम था और इसमें एक कॉन्सेप्ट आया जो कि पीवाईक्यू में बार-बार पूछता है, ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। ग्रीन इकोनॉमी। हरित अर्थव्यवस्था, है ना? हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा इसमें दी गई। तो ये तो वैश्विक स्तर के जो है वो आपके समिट्स, प्रोटोकॉल्स हो गए। लेकिन भारत ने भी कुछ एनवायरनमेंट एक्ट्स और इनिशिएटिव्स लिए, उनके बारे में अब बात कर लेते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स जो इंडिया में हुआ। सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी हुआ, जिसमें बहुत सारी जानी गई भोपाल जो शहर है उसके आस-पास में, क्योंकि वहाँ पर यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, वहाँ से गैस लीक हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए और आज भी वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बनाया गया, एक व्यापक कानून बनाया गया कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो सेंट्रल लेवल से आपको उसके लिए परमिशन लेना होगा और ये केंद्रीय स्तर पर इस पे काम होता है ना? तो ये अम्ब्रेला लॉ आया भोपाल गैस त्रासदी के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत सारा पावर आया, है ना? स्टेट से ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया इन चीज़ों के लिए। इसके बाद सबसे पहले भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी समय का ये है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेशनल पार्क और सेंचुरीज को बनाने के लिए इसमें बात किया गया कि हमें नेशनल पार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको रिकॉग्नाइज करके उनको सेव करना होगा, सेंचुरीज को सेव करना होगा। इसमें 6 शेड्यूल डाले गए कि भाई अलग-अलग वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं, उनको बचाने के लिए अलग-अलग शेड्यूल रखा गया और जो शेड्यूल 1 है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, मोस्ट प्रोटेक्टेड, जैसे मैंने बताया था आपको एग्ज़ाम्पल, वन हॉर्न राइनो है, ये आ जाता है, टाइगर आ जाता है, लायन आ जाता है, इसके अलावा एशियाटिक लायन होता है ना हमारे यहाँ, और इसके अलावा जो है आपका ब्लैक बक आ जाता है, ये सभी शेड्यूल 1 में आते हैं। है ना? फिर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को कटने से रोकने के लिए बनाया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सेंट्रल अप्रूवल मैंडेटरी है। अगर आप फॉरेस्ट डाइवर्जन चाहते हैं तो आपको केंद्र से परमिशन लेना ही पड़ेगा। वनों की कटाई पर नियंत्रण के लिए लाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। ये सीबीडी जो हुआ था ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो अर्थ समिट रियो डी जेनेरो ब्राजील से 1992 में निकला था, उसी के क्रियान्वयन करने के लिए भारत में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002। भारत में सीबीडी का क्रियान्वयन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का क्रियान्वयन करने के लिए एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी 2010 में बनाया गया कि भाई पर्यावरणीय न्याय जल्दी से जल्दी देने के लिए फास्ट ट्रैक इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, है ना? ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि भाई
अगर आप पॉल्यूट कर रहे हैं तो आपको दंड देना ही होगा, और ये जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आप लॉ का स्थिति जानते हैं, कोई भी केस हो जाता है तो सालों तक चलता रहता है। तो इसके लिए फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार सवाल पूछ दिया है इससे। 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया। 8 नेशनल मिशन रखा गया है इसमें, वो आठों मिशन मैं ऑलरेडी आपको क्लास में करा चुका हूँ। इसमें सोलर, वाटर एनर्जी यानी सौर जल ऊर्जा, इन सभी मिशंस को रखा गया। इसके अलावा हिमालयन इकोसिस्टम, हमारे यहाँ हिमालयन इकोसिस्टम भी, जैसे मान लीजिए कि जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए भी इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लाई गई। 8 नेशनल मिशंस लाए गए, है ना। तो ये कुछ हमारे जो है वो समिट्स प्रोटोकॉल्स जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइसेंस आपके लिए, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए लाने की कोशिश की। और अब एग्ज़ाम हाईलाइट देख लेते हैं कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये जल्दी-जल्दी के लिए कि स्टॉकहोम जो है वो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना? ये हुआ। रियो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में रियो अर्थ समिट हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन क्षरण को रोकने और उसको रिकवर करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स था ये। क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस 2015 में, है ना? और रामसर कन्वेंशन याद रखेंगे, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के लिए भारत में टोटल 96 आर्द्र भूमि अभी हो गए हैं, यानी दिसंबर में 2 एडिशन के बाद 96 हो गए। एक राजस्थान में ऐड हुआ है और एक छत्तीसगढ़ में ऐड हुआ है। इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि क्या-क्या नाम है। और CITES ये एंडेंजर स्पीशीज़ के ट्रेड को रोकने के लिए बनाया गया था, CITES। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और बाकी जो भी मैंने बताया डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं इस टाइम पे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम का जो है ये देखिए लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करने के लिए जून 2026 में, और बिल्कुल पर्सनलाइज़ तैयारी करने के लिए 9015958713 इस पर्टिकुलर नंबर पे, जो विनय सर का नंबर है, इस पे आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप बैच में एंट्री ले सकते हैं। आपको जून 2026 तक की वैलिडिटी रहेगी और अर्ली बर्ड ऑफर का भी लाभ मिलेगा। नोट्स, मॉक टेस्ट, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस 24/7 आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपके जैसे आपके ट्यूशन टीचर होते हैं, वैसे हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। हम बिल्कुल भी जो है वो बड़े-बड़े बैनर तले जो आप लोगों को प्रचार किया जाता है, साथ-साथ में 20-20 टीचर खड़े रहते हैं और 2-2 हज़ार स्टूडेंट का एडमिशन होता है, वो सिस्टम यहाँ नहीं रहता है ज्ञानस्थली में। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।